स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कैसे उत्पन्न किया गया था और आवेश की मात्रा क्या क्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे आवेश होता क्या है, परिभाषा क्या होगी इसकी, आवेश की प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या क्या होते हैं। हर किसी वस्तु की अपनी एक खासियत होती है, यानी हर वस्तु में एक नैज गुण होता है, वैसे ही आवेश में भी एक नैज गुण होता है। आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है कैपिटल ई से। आवेश स्थिर हो चाहे गतिशील हो, विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण ही आवेश के साथ एक नाम जुड़ा होता है, विद्युत आवेश। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण नाम जुड़ा हुआ रहता है, विद्युत आवेश। आवेश स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र को शो करते हैं कैपिटल ई से। जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही, इसके साथ एक क्षेत्र और उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को शो किया जाता है कैपिटल बी से, विद्युत क्षेत्र को शो किया जाता है कैपिटल ई से। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब गति दो प्रकार की होगी। नियत वेग से यदि आवेश गतिशील है, वेग यदि नियत है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे, कोई प्रभाव इनके अलावा नहीं आएगा, केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यदि गति त्वरित आ जाए, त्वरित गति हो जाए, तो त्वरित गति होने पर विद्युत क्षेत्र तो आएगा, गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, इसके साथ एक विकिरण आएगा जिसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होंगी आवेश के त्वरित गतिशील होने पर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थिर आवेश से उत्पन्न घटना या प्रभाव को लिखिए। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे कैपिटल ई से शो करते हैं। नियत वेग से गतिशील आवेश से उत्पन्न घटना या प्रभाव को लिखिए। नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि त्वरित गतिशील हो आवेश यानी आवेश की गति यदि त्वरित हो तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न करता है। दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उत्पत्ति का मूल स्रोत लिखिए। मूल स्रोत विद्युत चुंबकीय विकिरणें कब उत्पन्न होती है, जब आवेश त्वरित गति करता है, यानी त्वरित आवेश होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उत्पत्ति का मूल स्रोत। यहीं से परिभाषा बनती है विद्युत आवेश की। विद्युत नाम इसलिए जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील। गतिशील होने पर विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए नाम हो जाता है आवेश के साथ विद्युत आवेश। त्वरित गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न करता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्पन्न होने का मूल स्रोत होता है त्वरित आवेश। अब आवेश उत्पन्न कराते हैं पर किसी भी वस्तु में, वस्तु का द्रव्यमान होता है इसलिए उसे नाम दे देते हैं द्रव्य। किसी भी द्रव्य पर आवेश ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है, इसी को बोला जाता है विद्युत आवेश। तो क्या होगी परिभाषा, आवेश किसी द्रव्य पर ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है, उसे बोला जाता है विद्युत आवेश। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण। सबसे पहला गुण है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेशों का योज्यता का, विद्युत आवेशों की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योज्यता का मतलब योग होता है और योग करने के लिए एक से अधिक चीज
इसी वजह से यहाँ पर नाम आया गया है आवेश। अब आवेश कैसी राशि होती है? आवेश की शुरुआत में अपन ने पढ़ा कांच की छड़ को रेशम का जब अपन रगड़ रहे थे यानी घर्षण करवा रहे थे तो कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी, रेशम ऋणावेशित हो रहा था। अब रगड़ने पर चाहे कांच की छड़ नीचे हो, चाहे रेशम नीचे हो, चाहे बगल में रगड़े अपन, चाहे ऊपर रगड़े, चाहे नीचे रगड़े, कैसे भी घर्षण करवाएं, कांच की छड़ हमेशा धनावेशित होती है, रेशम हमेशा ऋणावेशित, यानी किसी भी दिशा में घर्षण कराने पर उन पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आवेश दिशा के ऊपर निर्भर नहीं होता है, इसी कारण आवेश अदिश राशि होता है। आवेश होता है अदिश राशि। अब अदिश राशियों में कुल मान निकालेंगे उन सभी मानों के योग के बराबर। अब आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश व ऋणावेश। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग रहेगा सभी आवेशों का चिन्ह सहित योग, यानी प्लस का है तो प्लस में, माइनस का होगा तो माइनस में। निकाय कहते हैं दो या दो से अधिक कणों के समूह को कहते हैं निकाय। अब ये मान लेते हैं कोई निकाय, इस निकाय में अपन कितने भी कण मान सकते। यहाँ पर एक कण मान लिया, यहाँ पर मान लिया प्लस का 2e आवेश है, यहाँ पर एक कण मान लिया, यहाँ पर मान लिया प्लस का 4e आवेश है, एक कण यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लिया माइनस का 3e आवेश। इस निकाय का कुल आवेश निकालना चाहिए, तो कुल आवेश होगा सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब आवेश जितने भी सबका बीजगणितीय योग कर लेंगे, प्लस का 2e प्लस का 4e माइनस 3e, प्लस का तो बन रहा है यहाँ पर 6e, माइनस का है 3e, तो टोटल वैल्यू आ गई प्लस का 3। यह है इस निकाय का कुल आवेश। कहने का मतलब विद्युत आवेशों की योज्यता में क्या लिखेंगे अपन, विद्युत आवेश अदिश राशि होता है और किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोला जाता है विद्युत आवेशों की योज्यता। दूसरा हम लेते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्वांटिटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटीकरण में नाम आएगा एक क्वांटम। अब ये क्वांटम क्या होता है? न्यूनतम या कम से कम मान जिसका आदान प्रदान लेन देन या विनिमय करते हैं उस कम से कम मान को कहते हैं अपन क्वांटम। अब आवेशित करने पर लेन देन या आवेशन में लेन देन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा निकलता है और पूरा ही ग्रहण किया जाता है, यानी इसके किसी हिस्से का 1/4, 1/2, 3/4 का न तो निकल पाना और न ही ग्रहण कर पाना संभव होता है, यानी पूरा ही इलेक्ट्रॉन निकलता है और पूरा ही ग्रहण किया जाता है। ठीक वैसे मान लिया इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं। अब कम से कम यदि बढ़े तो बढ़कर बनेगा 21 और कम से कम यदि घटे तो घटकर बनेगा 19, यानी कम से कम एक ही बढ़ सकता है और कम से कम एक कम हो सकता है। अब 20 से 21 के बीच में क्या इस क्लास में कभी 20.25, 20.5 या 21 स्टूडेंट कभी भी संभव होंगे? कभी भी संभव नहीं होंगे। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूरा ही ग्रहण किया जाएगा, उसके 1/4, 1/2 या 3/4 हिस्से का निकल पाना या ग्रहण कर पाना संभव नहीं होता। इट मींस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूरा ही ग्रहण किया जाएगा, एक निकलेगा तो एक ग्रहण होगा, इस एक के बाद में 2 निकलेंगे, 2 के बाद में 3, यानी 1 और 2 के बीच में सभी पार्टों का निकल पाना संभव नहीं है। 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 4। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन के पूरे पूर्णांक के रूप में आवेश होगा, तो आवेश के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पूरे पूर्णांक में आवेश बनेगा। कम से कम 1 निकलेगा तो 1 की कमी होने के कारण 1 प्लस का ही आवेश आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण 1 माइनस का ही आवेश आएगा। ये होता है आवेश का क्वांटम मान। अब E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के ऊपर। ये होता है आवेश का क्वांटम मान,
जो सबसे पहले दिया गया था मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग के अंदर, मिलिकन तेल गुण प्रयोग के आधार पर दिया गया। तो आवेश का क्वांटम मान कितना होता है, प्लस माइनस ई, यानी प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल। यह है क्वांटम मान। अब इतना ही मान आएगा, ई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, निकलेगा तो कमी होने पर प्लस का लेंगे, ग्रहण करने पर अधिकता होने पर यहाँ पर माइनस का लिया जाएगा। अब यहाँ से आवेश का मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा आवेश। तो विद्युत आवेश को इक्वल टू, पूरी फिजिक्स में आवेश का एक ही फॉर्मूला रहेगा, विद्युत आवेश क्यों इक्वल टू, अब आवेश प्लस का भी होता है और माइनस का भी। इलेक्ट्रॉनों की कमी नाम आई तो प्लस का साइन काम मिले, अधिकता नाम आए तो माइनस का, प्लस का निकलने पर आता है, यानी द्रव्यमान में कमी नाम आए तो प्लस का चिन्ह काम मिल लेना है, माइनस का इलेक्ट्रॉनों की अधिकता में आता है। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान में वृद्धि नाम आए तो यहाँ पर माइनस का साइन काम मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में संख्या होगी, तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला निकला है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन टी। यहाँ एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ नीचे लिख देंगे एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल। अब एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ से शुरुआत की जाए, यदि एन की वैल्यू अपन 0 रख दें तो 0 से मल्टीपल होते हैं टोटल वैल्यू 0, और 0 को आवेश में शामिल नहीं किया जाता। आवेश केवल दो ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 0 को शामिल नहीं करेंगे। अब पूर्णांक में वैल्यू कम से कम कितनी होगी, 1 के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 4, ये वैल्यू चलती जाएगी अनंत तक। यानी 1 और 2 के बीच में यदि कोई संख्या आएगी वो आवेश संभव नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में कोई संख्या आएगी तो वो आवेश भी संभव नहीं होगा। यदि आवेश अपने को दिया जाए और पूछा जाए ये आवेश संभव है या नहीं है, तो की जगह आवेश की वैल्यू रखेंगे, ई कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। यदि संख्या पूर्णांक में आएगी तो वो आवेश वस्तु पर संभव होगा, और यदि संख्या पॉइंट में आ जाए तो वो आवेश वस्तु पर संभव नहीं होगा। ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी नाम आए तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नाम आए या द्रव्यमान में वृद्धि नाम आए तो माइनस का चिन्ह काम में लेना है। यह है विद्युत आवेश का क्वांटिटी। अब आवेश का अगला गुण देखते हैं, विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, यानी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं होता है। इसका मतलब किसी वस्तु को अपन ने आवेशित कर दिया, वो वस्तु यहाँ रखें, चाहे आगे ले जाएं, चाहे उसको स्थिर रखें, चाहे गतिशील गति करवाएं या गतिशील रखें, उस कंडीशन में आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आवेश एक बार वस्तु पर जितना आ गया, चाहे वस्तु स्थिर रहे चाहे वस्तु गतिशील रहे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश का मान समान रहता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, विद्युत आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं होता है, यानी स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश का मान समान रहता है। आवेश को शो करते हैं चार्ज को अपन क्यू से, तो क्यू का मान स्थिर अवस्था में जितना है उतना ही रहेगा गतिशील अवस्था में। तो क्यों स्थिर अवस्था है इक्वल टू क्यों गतिशील अवस्था। यानी जितना आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा उतना ही आवेश रहेगा गतिशील अवस्था में। आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं होता। अब अगला गुण करते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। संरक्षण का मतलब कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है विद्युत आवेश का संरक्षण। अब ये कैसे आएगा,
अपन ने सबसे पहले देखा था कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ रहे थे तो कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी, रेशम ऋणावेशित हो रहा था। रगड़ने से पहले कांच की छड़ पर भी कुल आवेश 0 था, रेशम पर भी कुल आवेश 0, क्योंकि दोनों परमाणु से मिलकर बने और परमाणु अपने को पता है उदासीन होते। रगड़ने के बाद कांच की छड़ पर यदि 2 प्लस का ई आवेश आया तो रेशम पर 2 माइनस का ई आवेश। रगड़ने के बाद कुल आवेश देखना है दोनों पर। रगड़ने से पहले दोनों का सम 0 का सम 0, रगड़ने के बाद कुल आवेश दोनों का सम 0, यानी आवेश पहले भी निकाय का कुल 0 था, बाद में भी कुल क्या हुआ 0, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन रगड़ने पर दोनों को यदि अलग अलग कर दे तो उसमें परिवर्तन हुआ। कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी और रेशम ऋणावेशित हो रहा है। इसका मतलब आवेश को अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु यानी कांच की छड़ से कहां पर लेके जा रहे हैं, रेशम के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन अपन उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। इसे कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। तो परिभाषा क्या होगी, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। या फिर किसी भी निकाय का आवेश उसमें होने वाली किसी भी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता, इसी को कहते हैं अपन विद्युत आवेश का संरक्षण। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट कण होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, इसको शो कर देते हैं ई माइनस सी। ये तो है इलेक्ट्रॉन, इसका जस्ट अपोजिट कण होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। पॉजिट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलकर बना देते हैं गामा किरण। इसको कहते हैं गामा किरण। अब गामा किरणें होती हैं उदासीन, यानी इन पर कुल आवेश होता है 0। तो गामा किरणों का कुल आवेश 0। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर प्लस का चार्ज होता है, दोनों का सम भी 0, यानी पहले भी कुल आवेश 0 है, बाद में भी कुल आवेश 0। इसका मतलब आवेश नियत या संरक्षित है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, नाभिकीय अभिक्रिया से। नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर जब नाइट्रोजन के नाभिक के ऊपर एल्फा कण का प्रहार करता है। एल्फा कण होता है हीलियम परमाणु के नाभिक को कहते हैं अपन एल्फा कण। हीलियम परमाणु को शो किया जाता है 2He4 से, यानी हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4। परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के योग के इक्वल। तो हीलियम परमाणु को शो कर देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होंगे, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में होंगे। परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 प्रोटॉन होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं, A इक्वल टू Z प्लस N होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मान होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का योग रहेगा द्रव्यमान संख्या के इक्वल। अपने को N निकालना तो N इक्वल टू A माइनस Z। A है द्रव्यमान संख्या हीलियम की 4, परमाणु क्रमांक है 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हीलियम परमाणु से बाहर निकाला। अब हीलियम परमाणु का नाभिक बचा, यह है नाभिक हीलियम परमाणु का। इस नाभिक को बोला जाता है एल्फा। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, तो नाभिक पर आवेश रहेगा धनावेश। यह है एल्फा कण। जब एल्फा कण का प्रहार किया जाता है 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक के ऊपर, 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर जब एल्फा कण का प्रहार करते हैं तो ये चेंज होता है 9 क्लोरीन 18 के अंदर। जो अस्थायी होने के कारण एक प्रोटॉन का उत्सर्जन करके ऑक्सीजन के समस्थानिक एट ऑक्सीजन 17 में चेंज होता है। यहाँ पर एक प्रोटॉन का कर देता है उत्सर्जन। अब इसमें आवेश देखिए, आवेश का फॉर्मूला अपने पास आया था Q इक्वल टू प्लस माइनस n। यहाँ पर नाभिक की अभिक्रिया हो रही है तो नाभिक पर धनावेश होता है, इसलिए प्लस का चिन्ह ही काम में लेंगे।
n नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। तो Q इक्वल टू यहाँ पर प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं प्रोटॉन 7, तो प्लस का 7 ही, यहाँ पर है 2 तो प्लस का 2 ही, टोटल आवेश यहाँ पर बन गया प्लस का 9। यहाँ पर है Z की वैल्यू यानी n की वैल्यू है 9 तो प्लस का 9 ही, यहाँ पर है n की वैल्यू 8 तो 8 ही, Q इक्वल टू n ही फॉर्मूला यहाँ प्लस का है। टोटल आवेश यहाँ पर भी बन रहा है प्लस का 9 ही, यहाँ पर भी है प्लस का 9 ही, यानी अभिक्रिया के प्रत्येक पद में आवेश का मान समान है। इसका मतलब आवेश नियत या संरक्षित होता है। आवेश का अगला गुण देखते हैं हम, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं E से, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से। तो आवेश से विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला गुण इसके बल रूप से भी आ जाता है। आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? समान हमेशा एक दूसरे के प्रभाव को दिखाने के लिए दूर हटाते हैं एक दूसरे को, विपरीत हमेशा एक दूसरे के पास में आते हैं। यानी धनावेश एक दूसरे को करेंगे हमेशा प्रतिकर्षण, ऋणावेश भी एक दूसरे को करेंगे हमेशा प्रतिकर्षण, और विपरीत एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यानी धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे यानी आकर्षित करेंगे। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। ये होते हैं आवेश के गुण।